हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने जो केमिकल बॉन्डिंग की बात किया वो कोवलेंट को बॉन्ड के बारे में बात किया, ठीक है। अब हम जो आज बात करेंगे वो हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें, लेकिन किस में, आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करें, ठीक है। तो अभी तक हम जो बेसिकली हम जो अभी तक जितने भी लेक्चर हम बात किए हैं वो कोवलेंट को बॉन्ड के बारे में बात किया। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के कैटेगरी क्या क्या होते हैं। टू कैटेगरी, बेसिकली टू कैटेगरी के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर पोलर। तो नॉन पोलर एंड पोलर कैसे डिसाइड करते हैं कि डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अगर आपका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे, और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक हमने बात किया। अब हम जो आज बात करेंगे वो आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं एंड आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये हम पहले ही लेक्चर में हमने देख लिया, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, मीन्स कहने का मतलब है अगर आपके पास आयनिक बॉन्ड है तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्ड है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में भी आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी आपका जो आयनिक बॉन्ड है वो 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आयनिक परसेंटेज भी कैलकुलेट किया था। क्या किया था, आयनिक परसेंटेज भी कैलकुलेट, आयनिक परसेंटेज मीन्स आयनिक कैरेक्टर भी हमने, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट किया था, पीरियडिक टेबल में हमने कैलकुलेट किया था। और एक्सपेरिमेंटली हमने किसमें, केमिकल बॉन्डिंग, अभी कुछ लेक्चर्स पहले हमने एक्सपेरिमेंटली आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट किया था। तो इसका मतलब यह है कि कोवलेंट बॉन्ड में जब आपका आयनिक परसेंटेज, आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड में भी आपका क्या हुआ, कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों ही बॉन्ड 100% प्योर नहीं होगा, मीन 100% कोवलेंट या 100% आयनिक नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तो सीख गए, अब हम परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो परसेंटेज यहाँ पे देख ली क्या है, नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट एंड देयर सम आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड विच मे बी कैलकुलेटेड एज, जो थियोरेटिकली हमने देखा और एक्सपेरिमेंटली देखा। यहाँ म्यू ऑब्जर्व बाई म्यू थियोरेटिकल जो है, और डेल्टा ई एंड डेल्टा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, एंड म्यू ऑब्जर्व मीन्स डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व, एंड डायपोल मोमेंट क्या है आपका, थियोरेटिकल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, सिमिलरली इन एन आयनिक बॉन्ड कोवलेंट कैरेक्टर मे बी इंट्रोड्यूस बाय द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, पोलराइजेशन से। तो पोलराइजेशन से इंट्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब है कि हमें पहले पोलराइजेशन के बारे में जानना होगा कि पोलराइजेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन से पढ़ने से पहले हम एक चीज़ आपको बताएं कि जैसे मान लो अगर आपके आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड मान लो NaCl, ठीक है, NaCl आपका क्या, आयनिक कंपाउंड। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या होंगे आपके नेगेटिव चार्ज है। ये चीज़ें हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या लेते हैं हम, नेगेटिव चार्ज। एक मिनट है ना, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरा हमने ले लिया है नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज हमने क्या लिया कि बड़े साइज में लिया, पॉजिटिव चार्ज को हम छोटे लिए, क्यों लिए हैं कि क्योंकि पॉजिटिव जो होते हैं या मेटल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बिगर साइज का हो जाएगा ना। तो पहले से बिगर साइज का हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ कि जब ये साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब साइज में ये बड़ा होगा, मान लो यहाँ इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये साइज में बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे जब साइज बड़ा हो जाएगी, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच जो है, जब साइज बड़ा होगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड इसी तरह से अगर मैं जब इसकी बात करूँगा पॉजिटिव वाले की, कैटाइन की बात करेंगे, तो कैटाइन में जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये अपना साइज क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। जब साइज छोटा हो जाएगा तो अब बताइए कि जो न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस के बीच में जो होगा अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कैटाइन इट अटेम्प्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन। मीन्स कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि एनाइन वाले में क्या है कि एनाइन का जो है लेस अट्रैक्शन फोर्स है ना, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इसका मतलब जब लेस अट्रैक्शन फोर्स है तो ये न्यूक्लियस और एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन का जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, कम होगा। और कब की कम क्यों होगा, क्योंकि इसकी क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, रिलेटिवली कम हो जाएगा, किससे, पॉजिटिव चार्ज से।
तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया। देखो दो चीज़ें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि दो एग्जांपल क्या है कि जैसे एक मान लो कि ज्वाइंट फैमिली है और एक स्मॉल फैमिली है ना, एक उसी छोटे छोटे फैमिली को बड़ा फैमिली मीन्स ज्वाइंट फैमिली, आप समझ रहे हैं ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली में जो आपका मुखिया होगा उनका जो अट्रैक्शन होगा सबसे, उससे क्या होगा, कम होगा। लेकिन मैं एक स्मॉल फैमिली, मान लो कि दो चार फैमिली है, एक फैमिली में दो चार मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा का जो कन्वर्सेशन होंगे या जो इन दोनों की बॉन्डिंग होगी वो क्या होगा, छोटे फैमिली के ज़्यादा होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे अट्रैक्शन दोनों में समझ में आ गया, ज्वाइंट फैमिली एंड स्मॉल फैमिली में। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ें होती है कि जैसे कैटायन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, ठीक है, ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन में जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या करते हैं, कैटायन वाले इलेक्ट्रॉन, कैटायन जो क्या होता है एनायन के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तब कैटायन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है। कैसे शिफ्ट करना है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, आपका शिफ्ट करेगा। तो अपनी तरफ शिफ्ट अगर शिफ्ट कर लेगा तो ठीक है, जिससे कैटायन एंड एनायन के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शेयरिंग हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। जब शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ पार्शियल क्या हो जाएगा, शेयरिंग, जबकि ये बॉन्ड कौन से हैं, आपके आयनिक बॉन्ड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो नेगेटिव है, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एनायन में न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो कम होते हैं। तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर शिफ्ट करने की कोशिश करता है। जब शिफ्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, एक तरह से शेयरिंग हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, आपका शेयरिंग हो गया है, इसका मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर फॉर्म हो गए। क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। जिस तरह से कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होते हैं, उसी तरह से यहाँ आयनिक बॉन्ड में भी क्या होगा, आपका कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। क्लियर समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक और मैं यहाँ से दूसरी तरह से अगर बोलूँ तो कैटायन ने एनायन को कैटायन ने क्या किया, यहाँ पे ये जो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे उसको पुल किया। उसकी वजह से एनायन के इलेक्ट्रॉन में एक डिस्टोर्शन क्रिएट हुआ, जो इसमें क्या हो गया, आपका एक तरह से डिस्टोर्शन क्रिएट हो गया। तो डिस्टोर्शन क्रिएट होने के बाद इस डिस्टोर्शन को ही क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। समझ में आएगा क्या कि एक, अगर मैं एक छोटा सा स्मॉल चीज़ में अगर मैं बात करूं कि कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करना, कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करना ही क्या कहलाता है, यही डिस्टॉर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जैसे यहाँ पे अगर मैं तो बात करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, आपका नेगेटिव है, एनायन चार्ज है, तो ये क्या करते हैं कि आपका क्या हो जाता है, आपका ये धीरे 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 आपका क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट हो जाने की वजह से जो आपका मान लो यहाँ पे डिस्टॉर्ट हुआ, डिस्टॉर्ट होने की वजह से क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही शिफ्ट होना ही, ये जो फेनोमेना है, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देखिए, ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायंस। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन इस कैटायन है, ठीक है। एंड दूसरा क्यों है, क्योंकि ये आपके ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ड्यू टू, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि लेस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये आपका एनायन है, एनायन में क्या होगा, आपका लेस अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाई, ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो मीन्स कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव से ये हाई कैटायनिक फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को क्या, एनायन के क्लाउड को क्या करेगा, डिस्टोर्ट करेगा। और डिस्टोर्ट करने का मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये शिफ्ट कर लेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसी फिनोमेना के क्या बोलेंगे आप, पोलराइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ से आप पढ़ लिए कि सो देयर विल बी a distortion in the electron cloud of anions. Due to this distortion electron cloud of anion now electrons will be under the influence of both the nucleus and will be partially shared, ठीक है। So this phenomena of partial sharing of electrons between cation and anion is called polarization, ठीक है। यही जो चार्ज यहाँ यहीं पे क्या होता है, आपका जो शेयरिंग होता है, पार्शियल शेयरिंग जो होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि पोलराइजेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ड्यू टू पोलराइजेशन कोवलेंट कैरेक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे
कि जो पोलराइजेशन हो रहे हैं किसके वजह से, पोलराइजेशन की वजह से आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की वजह से क्या होता है आपका कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, इन एन आयनिक बॉन्ड विच कैन बी एक्सप्लेन फजान्स रूल, ठीक है, जो कि फजान्स रूल क्या करते हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखो यहाँ से अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ, ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग जो है आपका पोलराइजेशन वही बेसिकली क्या कहलाता है आपका फजान्स रूल होते हैं। कि मीन्स पोलराइजेशन कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना पोलराइज कर पाएगा, जो फैक्टर है, या कम कर पाएगा या ज़्यादा कर पाएगा फैक्टर इफेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं फजान्स रूल, वही की डिफाइन करते हैं फजान्स रूल। तो एक तरह से बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग को बेसिकली क्या बोल सकते हैं आप फजान्स रूल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन मोर विल द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा क्या होगा आपका पोलराइजेशंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। समझ में आ गया ना कि पोलराइजेशन क्या होंगे कि जो आपका एनायन का जो इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्ड होते हैं वो जितना ज़्यादा डिस्टोर्ड होगा, जितना ज़्यादा साइज में बड़ा होगा एनायन का, या जितना ज़्यादा कैटायन में जितना ज़्यादा छोटी साइज होगी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। जब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। चलो, तो पोलराइजेशन आप समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करेंगे, पोलराइजेशन पावर। अगर हमें पोलराइजेशन पता चल गया तो अब हम क्या बात करते हैं पोलराइजेशन पावर के बारे में। तो पोलराइजेशन पावर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। मीन्स कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पे अगर आपका क्या क्या है आपका एनायन हो और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज कैटायन है। अब देखो यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ कैटायन, मीन्स कहने का मतलब कैटायन का जो टेंडेंसी होता है, जो इलेक्ट्रॉन एनायन के इलेक्ट्रॉन, ये जो है एनायन का इलेक्ट्रॉन को पोलराइज जितना कर सका या जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। क्या बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। अब देखो पोलराइजेशन पावर क्या डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है चार्ज बाय साइज। अब देखो चार्ज बाय साइज कहने का मतलब ये होगा कैटायन का कि ये पोलराइजेशन किसके किसके लिए वैलिड है आपका, ये है ना कैटायन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज करने का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा मीन्स इसका साइज उतना ही कम होगा, उसका साइज इतना कम होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। तो जब साइज कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा आपका कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो आपका क्या होगा आपका डेंसिटी इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। एंड साइज की बात करोगे तो चार्ज अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब साइज क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे आप साइज से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है कि अगर मैंने पोलराइजेशन के किसके लिए हमने किया कैटायन के लिए, मीन्स कैटायन जितना ज़्यादा क्या करेगा कि पोलराइज करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम उल्टा अगर बोल दें कि एनायन जितना ज़्यादा पोलराइज होगा, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, वो क्या कर रहा है कि पोलराइज कर रहा है और ये क्या हो रहा है पोलराइज हो रहा है। तो जो पोलराइज हो रहे हैं जितना ज़्यादा पोलराइज होगा एबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ टू गेट पोलराइज, इसी को क्या बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। क्लियर है, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, तो वो हम मेन पॉइंट मुद्दे की बात करते हैं। तो पहला अफेक्टिंग है क्या कि साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब साइज ऑफ कैटायन की बात करते हैं तो साइज ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितना कम होगा उतना ही आपका पोलराइजेशन क्या होगा ज़्यादा होगा, उतना ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होंगे। आपको पता है कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उतना ही आपका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा किसमें आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। तो एक तरह से अगर बोल सकते हैं कि अगर आयनिक कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज होंगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे आपके डिक्रीजेस। क्लियर है, पोलराइजेशन इंक्रीजेस कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीजेस। क्लियर है, चलो। तो अरेंज द पोलराइजिंग पावर, तो ये आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप पोलराइजेशन के बेसिस पर आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं या कोवलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे आप भी आपको क्या बोल सकते हैं कि अरेंज कीजिए। तो साइज बताइए कौन सा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो हालिना करब से फरिया, तो आपका जो डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियड टेबल में तो आपका साइज क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो किसका साइज छोटा होगा, लिथियम का आपका साइज छोटा होगा और सीजियम का बड़ा होगा। तो सीजियम एंड लिथियम में जिसका साइज छोटा होगा वो मोर पोलराइजेशन शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करें बीई बेटी मांगे कार स्कूटर बापड़ा जी, है ना। तो यहाँ से आप इस तरह ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको बोलते हैं, ठीक। ड्यू टू हाई पोलराइजेशन बीई
2 प्लस ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे है एक पॉइंट है कि ये जो है बेरिलियम वाले जितने भी कंपाउंड है, बेरिलियम में बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन पावर है, क्योंकि बेरिलियम का जो साइज है ना बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम की बात भी करेंगे तो लिथियम में से भी आपका छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हुए भी ये क्या हो जाते हैं आपके क्या होते हैं, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट नेचर इसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयनिक। जैसे मैं अगर बात करूँ BeF2, तो BeF2, ठीक है, तो ये क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये आपका मेटल है, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के बावजूद भी इनके बीच में जो आपका जो बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सोडियम, उसके बाद क्या है मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। तो सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम +2 एंड एल्युमिनियम +3। तो अब तो यहाँ सर आप साइज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ तो सर एक तरह से क्या बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में से आपका सोडियम प्लस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम प्लस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम प्लस पे भी आपका क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम क्या कहते हैं कि पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, कैटायन होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कैटायंस होते हैं, या एक तरह से बोल सकते हैं कि चार्ज, कि आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में जिसके जितने चार्ज होंगे उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे आप बताइए कि किस पे चार्ज ज़्यादा है, एल्युमिनियम पे। तो एल्युमिनियम पे चार्ज ज़्यादा है, तो बताइए यहाँ पे कि किसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का होगा। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं साइज ऑफ एनायन। ये फैक्टर क्या है आपका, सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ एनायन। तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस। और ये क्या बात कर रहे हो सर, हाँ एकदम सही बात कर रहे हैं कि जैसे मीन करने का मतलब अगर साइज कैटायन का साइज क्या होता है, डिक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, ठीक है। इसी तरह से एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा इंक्रीजेस, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, या आप बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि एनायन का जो साइज बड़ा होगा, तो साइज बड़ा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कैटायन इजीली उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इंक्रीज होगा। तो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर है, ठीक है। तो चलो इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ से देखो, ये और में बोल सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे, साइज ऑफ एनायन या कैटायन, सॉरी साइज ऑफ एनायन और चार्ज। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि एनायन के ऊपर अगर चार्ज बढ़ेगा, अगर चार्ज आएंगे, तो चार्ज आने का मतलब ये हुआ एनायन का जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहीं ना कहीं उसका साइज ही तो बढ़ेगा। नहीं समझ में आया कि अगर मान लो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपका ये ऑक्सीजन पे मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे एक और नेगेटिव चार्ज है, मान लो O2- आ गया, ठीक है, तो O- पे मान लो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने की वजह से इसका साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नहीं समझ में आया तो ये आप डायरेक्टली साइज ऑफ एनायन बोल दीजिए या चार्ज भी बोल सकते हैं, तो आपका। लेकिन अगर आपका न्यूट्रल होंगे तो वहाँ पे साइज की ही बात करेंगे, जहाँ पे आपका न्यूट्रल नहीं है तो वहाँ पे आप चार्ज पे देखेंगे कि एनायन की चार्ज पे देखेंगे, जितना ज़्यादा एनायन का चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा आपका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। चलो ठीक है। अरेंज द पोलराइजिंग पावर, तो यहाँ पे देखिए अरेंज द पोलराइजिंग पावर में क्या AgF, AgCl, AgBr, AgI। तो देखिए यहाँ पे Ag आपका क्या है, आपका सेम है, और जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताइए यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स एनायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका पोलराइजेशन पावर भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस तरह PbF2, PbCl2, यहाँ पे ये तो सही है, Pb सब में सेम है, लेकिन आपका एनायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। अब देखो N3- O2- और F- है, तो देखो अब बताइए यहाँ पे कि तीनों का ही इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। नाइट्रोजन का कितना है, 10 है, ऑक्सीजन का भी 10 है, और फ्लोरीन का भी 10 है। तो ये क्या हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो हम क्या देखेंगे वहाँ पे, चार्ज देखेंगे। तो जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन पे आपका 3 नेगेटिव। उसके हम बात करते हैं P3-, उसके बाद क्या S-2
और Cl माइनस, है ना, हाँ P3 माइनस S माइनस 2 और उसके बाद Cl माइनस। तो इसका मतलब फॉस्फोरस पे आपका कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से आपका सल्फर का 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और क्लोरीन का भी 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें आपका क्या है, आपके ज़्यादा नंबर ऑफ एनाइन होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज होगा वो उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो S2 माइनस माइनस Cl माइनस, ये आपका अरेंजिंग का ऑर्डर होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो ये पॉली एटॉमिक के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आपका क्या था, आपका मोनो एटम, जो भी आपके थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपका क्या था, मोनो एटम था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक एनायन के बारे में। पॉली एटॉमिक एनायन का मतलब हो गया क्या, कि जैसे यहाँ पे CO3 है या O2 माइनस, यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, आपका क्या है मोनो एटॉमिक एनायन, और ये CO3 माइनस आपका क्या, CO3 माइनस 2 आपका क्या है, पॉली एटॉमिक एनायन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पॉली एटॉमिक एनायन है, आप बताइए कि इसमें पॉली एटॉमिक एनायन एंड मोनो एटॉमिक एनायन में किसका आपका चार्ज जो है आपका, या बोलते हैं पोलराइजिंग पावर है, किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे O2 की हम बात करते हैं, O2 माइनस, है ना, मैं पे लिख देता हूँ। और जैसे CO3 की बात, CO3 2 माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाइए, CO हो जाएंगे, यहाँ पे O माइनस पे हो जाएगा, यहाँ पे O पे माइनस, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो चार्ज है, इस पे, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होंगे, डीलोकेलाइजेशन में, मीन्स मूव कर रहा है, मीन्स रेजोनेंस हो रहा है, तो आपका डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन में जो है आपका कोई भी डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है अलग, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज जो है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। O2 में आपका मोनो एटम में क्या है, आपका चार्ज कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन यहाँ पे CO3 2 माइनस में पॉलीएटॉमिक में चार्ज कॉन्सेंट्रेट नहीं है। तो इसका मतलब एनायन का जो चार्ज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, नॉट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेट नहीं होने की वजह से अब ये जो सामने वाला जो कैटायन है, कैटायन ही चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसको ज़्यादा, कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, O2 माइनस का करेगा या CO3 2 माइनस का। देखो इसका मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक आदमी है, दो आदमी मान लो, एक आदमी के पास 5 करोड़ रुपीज़ है जो एक बैग में रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आदमी जो है, जो 5 करोड़ रुपीज़ है, वो क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मीन्स 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। दूसरा 1 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में डाल दिया, 1 करोड़ रुपए घर में रख दिया, 1 करोड़ रुपए कहीं किसी को दे दिया, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 5 आदमी 5 जगह आपने लगा लिया, ठीक है, अलग अलग जगह है। मीन्स कहने का मतलब वो उन्होंने क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग जगह पे। अब देखो, अब बताओ कि जो केटाइन है, केटाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या एक तरह से बोलते हैं केटाइन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ चुरा लेगा, है ना, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को चुराने का हम यहाँ पे एग्जांपल जो बात करें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, चुराएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि जो एक इंसान के पास जो बैग में 5 करोड़ थे, वहाँ से चुराना ईजी होगा, या फिर जो 5 टाइम्स जो 5 करोड़ अलग अलग जगह पे जो उन्होंने रखा था, कहाँ से कहाँ से पैसे को चुराना ईजी होगा, कहाँ से इजी होगा, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गए, जहाँ पे एक जगह 5 करोड़ मिल जाएंगे, वहाँ उनको 5 करोड़ ले जाने के लिए, लेने के लिए 5 जगह जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ही जगह जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेट चार्ज होंगे, उसका पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जहाँ डिलोकलाइजेशन होगा चार्ज का, वहाँ का जो पोलराइजेशन होगा कम होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यहाँ से हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मोनो एटम का जो होंगे, पोलराइजेबिलिटी जो होगा एनायन का, वो मोनो एटम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पॉली एटॉमिक, इसका पॉली एटॉमिक एनायन का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकेलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरा चीज़ अब यहाँ पे बात करते हैं कि PO4। अब तो ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर आपके पास क्वेश्चन होंगे, कौन सा क्वेश्चन, अगर आपका मोनो एटम का होगा और पॉली एटम का होगा, तब वहाँ पे आप क्या करेंगे कि मोनो एटम का ज़्यादा होगा पोलराइजेशन एज कम्पेयर टू पॉली एटम। अगर हमारे पास अब एक चीज़ आ जाती है कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं कि अगर पॉली एटम में भी हमारे पास बहुत सारे पॉली एटम आ जाए तो किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेंगे। क्लियर है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का मतलब है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो एटम को ज़्यादा होल्ड करने का पावर रखता है। नहीं समझ में आए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस जो क्या करेगा कि वो उस एटम में ज़्यादा होल्डिंग पावर होगी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, ठीक है।
तो जिसका याद सेंट्रल एटम बोल रहे हैं है ना, तो सेंट्रल एटम का जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही आपका क्या करेगा, होल्ड करने का ज़्यादा कैपेसिटी होगा। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे फॉस्फोरस PO4 3 SO4 2 SO3 ये सब जितनी भी है, तो इनमें से आप बताइए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, किसका ज़्यादा है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो आपका 3 के आसपास होता है, एंड कार्बन का आता है आपका 2.5 के आसपास, ठीक है, एंड सल्फर का भी लगभग 2.5 होते हैं, और फॉस्फोरस का आपका 2.1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि मैंने आपको बताया कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा होल्ड कर सकता है। तो अब बताओ कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड करके रखा है, लेकिन सामने वाला तो अटैक करेगा, तो हमने तो होल्ड करके रखा तो हम तो कम देंगे ना। अगर मैं होल्ड करके नहीं रखूँगा तो इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास से चले जाएंगे, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखूँगा, सामने वाला अटैक करेगा तो वो तो ईजिली लेके जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेज होगा तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगा आपका, डिक्रीजेज होगा। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गए तो इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, होल्डिंग पावर क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन आपका क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। एंड अब यहाँ से बात आ गई कि PO4 जो होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि PO4 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कम है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज़्यादा है आपका, नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो जिसका कम होगा तो उसका आपका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। PO4 3 का 2.5 है फॉस्फोरस का। एंड यहाँ पे अब बात आती है कार्बन एंड सल्फर का। तो देखो कार्बन का थोड़ा बहुत कम होता है, कार्बन का 2.55 होते हैं है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड सल्फर का 2.58 होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे कार्बन का ज़्यादा पोलराइजेशन होगा है ना एज़ कम्पेयर टू सल्फर। अब रही बात, नहीं सर अब तो क्या है कि यहाँ पे SO3 है और यहाँ पे SO4 है, अब बताओ कैसे करेंगे। तो अब क्या होता है SO3 एंड SO4 में, क्योंकि दोनों SO3 एंड SO4 में दोनों का सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, दोनों का सेंट्रल एटम सल्फर है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रेजोनेंस के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, रेजोनेंस के पास जाएंगे। तो रेजोनेंस में जगह था, अगर मैं SO4 की बात करूं तो SO4 में आपका जो आपका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा O माइनस, यहाँ पे O माइनस। उसी तरह से अगर SO3 की बात करेंगे तो यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O। अब बताओ कि कहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होंगे, ठीक है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं SO3 का जो होगा इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा वहाँ पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डीलोकेलाइजेशन है ज़्यादा होगा। जब चार्ज का डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा तो उसका कहीं ना कहीं आपका पोलराइजेशन का पावर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यहाँ से देखिए ना, पोलराइजेशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो SO3 का क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका SO3 में आपका क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएंगे क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो गया तो डीलोकेलाइजेशन कम होगा, तो यहाँ पे आपका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी, इसी पर NO2 एंड NO3 में भी आपका यहाँ से भी आप रेजोनेंस के बेसिस पे कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि पॉली एटॉमिक में भी कहीं ना कहीं आपका क्या है कि किसके बेसिस पे हम करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे पोलराइजेशन का डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पोलराइजेशन पावर। अब देखो पोलराइजेशन पावर किस में बात करते हैं, सीडो इनर्ट गैस, नॉन सीडो इनर्ट गैस एंड इनर्ट गैस के बारे में, ठीक है। अब देखो सीडो इनर्ट गैस एंड इनर्ट नॉन इनर्ट गैस में क्या है डिफरेंस है। देखो सीडो इनर्ट गैस एंड इनर्ट गैस क्या है कि इनर्ट गैस के बारे में आपको पता है, इनर्ट गैस क्या होता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फुलफिल होता है। क्या होता है आपका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपका फुलफिल होता है। एंड सीडो इनर्ट गैस, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मीन्स उसके भी कहीं ना कहीं आपका जो उस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दूसरा क्या है आपका, कैटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इनर्ट गैस होगा। दूसरा क्या है कि जनरली डी ब्लॉक मेटल्स कैटायन, डी ब्लॉक जो आपके जो मेटल कैटायन है वो क्या होंगे आपका सीडो इनर्ट गैस शो करेंगे, है ना। और ये क्या होगा S एंड P ब्लॉक के कैटायन आपको क्या करेंगे अप टू थर्ड पीरियड तक आपका क्या होगा इनर्ट गैस होगा, ठीक है। SNP वाले बाकी भी होंगे, बाकी जो आपका जो इनर्ट गैस का वो तो है ही है ना, जो आपका हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ये सारे तो है ही। इसके अलावा की मैं बात करूँ, जैसे मान लो मैं P5
P5 माइनस की बात करता हूँ, P5 है ना, P5 माइनस की बात करते हैं। तो P5 माइनस का मतलब ये हो गया, देखो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉस्फोरस का कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें। आप बात कीजिए कि P5 माइनस, ठीक है, या अगर मैं बात करूँ P5 माइनस नहीं, P5 माइनस की जगह पे हम क्या P3 माइनस ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम P3 माइनस ले लेते हैं, या इसके जगह पे आप ले लो सोडियम प्लस की बात कर लेते हैं, ठीक है, सोडियम प्लस की सीधा सिंपल सी बात करें, सोडियम प्लस की बात कर लेते हैं। तो सोडियम प्लस देखो, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कहीं ना कहीं आपका इनर्ट गैस की तरह काम करेगा, सोडियम प्लस की हम बात करते हैं तो, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मैग्नीशियम प्लस की Mg2 प्लस की बात करूं, तो Mg2 प्लस भी इन्होंने क्या किया, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया, डोनेट किया। तो डोनेट कर दिया तो आपके पास, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये क्या होंगे आपके इनर्ट गैस की तरह काम करेगा, Mg+2, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ सीडो की बात करता हूँ, सीडो किसका है आपका, जिंक, जिंक 2 प्लस की बात करते हैं। तो जिंक का जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, ठीक है, 3p6। उसके बाद क्या होता है 4s2 3d10, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है, ठीक है। तो 30 होने के बाद जो है ये जिंक +2 की बात करेंगे, तो जिंक +2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा आपका एस सब सेल से जाएगा, है ना, एस ऑर्बिटल से जाएगा। तो एस, ये चीज़ हम आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एस से ही क्यों गया, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एस वाले जब इलेक्ट्रॉन गए, इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 28 इलेक्ट्रॉन की बात करें, अब जब 28 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p6 और 3d10, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सीडो इनर्ट गैस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इनर्ट गैस कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, सीडो इनर्ट गैस कितना होता है आपके 18 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन सीडो इनर्ट गैस। मीन्स नॉन सीडो इनर्ट गैस का जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। मीन्स अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि पोलराइजेशन पावर, ये आपका क्या पीपी, पोलराइजेशन पावर किसमें सबसे ज़्यादा होगा, सीडो इनर्ट गैस में, उसके बाद नॉन इनर्ट, उसके बाद इनर्ट गैस। अब देखो सीडो इनर्ट गैस आपका डी ब्लॉक का है, उसके बाद ये आपका क्या है SnP, है ना, इनर्ट गैस SnP। अब देखो मैं एक चीज़ अगर यहाँ पे आपको बात करूँ कि डी ऑर्बिटल जी जो डी सबशेल है उसका जो स्क्रीनिंग पावर है ना, स्क्रीनिंग पावर सबसे ज़्यादा, सबसे क्या होता है आपका कम होता है। डी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग पावर बोल दें या शील्डिंग पावर बोल दें बहुत ही कम होता है, ठीक है। एंड इसी के रेस्पेक्ट में अगर एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो इसका शील्डिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एस एंड पी का ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड करेगा, एंड डी का शील्डिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जाने देगा। तो जाने देगा तो यहाँ पे पोलराइजेशन आपका ज़्यादा होगा डी के एज कम्पेयर टू एस एंड पी की बात करें, एस एंड पी, ठीक है। यहाँ पोलराइजेशन पावर क्या है डी ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एस एंड पी ऑर्बिटल में, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल में है D1 D2 D3 D5 D9 तक अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू पोर शील्डिंग। जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा आपका पोलराइजेशन भी आपका क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो, तो खैर उसको रहने दो, है ना, वो शील्डिंग वगैरह हम आपको वहाँ पे बात किए हैं तो वहाँ पे रहने दो, वो हम पीरियडिक टेबल में हम देख लेंगे, ठीक है। आपने पीरियडिक टेबल में ही देखा, तो हम जेड इफेक्टिव और शील्डिंग वगैरह से हम नहीं बात करेंगे। अब बस आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि DNSP की बात करें, एफ का भी तो और भी कम होगा ना, एफ का जो शील्डिंग है बहुत ही कम होगा, बहुत ही पुअर है। तो इसका यहाँ से हम एक चीज़ और बात कर सकते हैं क्या, ठीक है। चलो ठीक है, रहने दो, हम और यहाँ पे कोई बात नहीं करते, बहुत ही लंबा लेक्चर हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। सीडो इनर्ट गैस में मैंने आपको बता दिया, जिंक में जो इसका आउटर मोशन में कितने होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाकी कैडमियम एज में किसी का भी ले लो, है ना, इसका आउटर मोशन में कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके बात करते हैं इनर्ट गैस के बारे में। तो इनर्ट गैस है सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्युमिनियम सल्फर, है ना, P3- बोला या फिर Cl- बोल दिए, है ना, ये सारे आपके क्या है इनर्ट गैस हैं। चलो, तो इसके अरेंज पोलराइजेशन पावर तो कौन कौन सा आपका जिंक 2+ है एंड कैल्शियम +2, ठीक है।
जिंक +2, ठीक है। तो हाँ, तो जिंक +2, उसके बाद क्या है, कैल्शियम 2+ है। तो जिंक +2 एंड कैल्शियम +2 में आपका जिंक में आपका कितना 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और इसके बाद ये आपका डी है, डी ऑर्बिटल्स है। ये क्या है आपका सीडो इनर्ट गैस है। और उसके बाद कैल्शियम आपका क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है इनर्ट गैस हो गया। तो किसका ज़्यादा शील्डिंग होगा, तो किसका ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, आपका जिंक +2 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CuCl एंड उसके बाद NaCl। तो Na क्या आपका प्लस हो जाएगा, Cu प्लस हो जाएंगे। तो Cu प्लस होने की वजह से यहाँ पे देखो कॉपर का क्या होगा, ये फिर भी आपका क्या होगा डी सबसेल क्या होंगे, एंड सोडियम का क्या होगा p ऑर्बिटल होगा, या फिर ये इनर्ट गैस होंगे, ये नॉन इनर्ट सीडो में आ जाएगा लगभग। तो आपका किसका ज़्यादा होगा पोलराइजेशन पावर, CuCl का ज़्यादा होगा NaCl, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। तो एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं फजान्स रूल में। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, कंपेरिजन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या है आपका कंपेरिजन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, मींस कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। ये चीज़ तो आपको पहले ही पता है, पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन ऑफ केटायन, है ना, कि जिसका ज़्यादा केटायन होगा वो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, है ना, जो जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, जो जितना आपका क्या होगा कि मीन्स कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा गेट पोलराइज्ड, है ना, एनायन का पोलराइज जितना ज़्यादा होने की कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगा, वो उतना ही आपका क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब बात कर ले कि किसका ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, बताइए। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे LiCl+ है ना, या उसके बाद इसके बाद ये ऑर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद आप बात करिए BeCl2, यहाँ पे भी आप इसी तरह से ऑर्डर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा कि पोलराइजेशन आपका ज़्यादा होगा LiCl यहाँ पे, क्योंकि Cl जो है आपका ये क्या है, Cl आपका एनायन वाला जो है ये सेम है। तो Cl से तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो किससे कंपेयर करेंगे आप, कैटायन से कंपेयर करेंगे। तो कह रहा है Li+, Na+, K+ और रुबिडियम प्लस Cesium+। तो जिसका साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होंगे, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपका क्या होगा ज़्यादा होगा। उसी तरह से सेकेंड वाले में भी होगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या है थर्ड वाले में भी आपका क्या होगा। अब देखो थर्ड वाले में दिक्कत है, थर्ड वाले में क्या दिक्कत देखो कि थर्ड वाले में क्या है, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट नहीं है ना, सेम ग्रुप के एलिमेंट बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर, तो यहाँ पे एल्युमिनियम आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हमने बताया कि BeF2, मैंने पहले ही बताया BeF2 का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ कि आपका BeF2 आयनिक कैरेक्टर को तो है ही आयनिक बॉन्ड, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म बहुत ही कम करते हैं, इसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, तो इसमें किसका ज़्यादा होगा, आपका एल्युमिनियम का ज़्यादा होंगे, उसके बाद आपका क्या होगा मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। तो इसका जो आपका BeF2 है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा BeF2 का एज़ कम्पेयर टू AlF3 एज़ कम्पेयर टू MgF2, ठीक है। अब देखो AlF3 एंड MgF2 में किसका होगा बताओ, कि एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा, मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, तो एल्युमिनियम आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू, या इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम +3 बनाएगा या Mg+2 बनाएंगे। तो इसमें आपका क्या हो गया कि एल्युमिनियम +3 एंड Mg+2 दोनों का क्या होगा, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे, ठीक है। चलो उसी तरह से हम बात करते हैं किसका, कि FeCl3 CuCl2 एंड ZnCl2। तो जिंक जो आपका यहाँ पे पहले ही आपका दिख रहा है, जिंक के आपका सीडो वाले हैं, एंड Cu2+ यहाँ पर 2+ हो जाएगा और Fe+3 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबका तो क्या होगा आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा FeCl3 का होगा, उसके बाद क्या CuCl2 होगा, उसके बाद ZnCl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ये वाले। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर में, क्या कंपेरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। क्या हम पढ़े एप्लीकेशन पढ़े, फैक्टर नहीं पढ़े, क्या पढ़े हम अभी तक, क्या पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके बाद हम क्या पढ़े थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपका क्या है हीट से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या है देखते हैं कि पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग से आपका जो हो रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, टेम्परेचर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो एटॉमिक एनायन। क्या होगा कि अगर आपके पास कंपाउंड क्या है मोनो एटम्स से कंबाइन है, तब आपका स्टेबिलिटी क्या होगा।
तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी क्या होता है, तो लेटिस में क्या होता है, लेटिस जो फॉर्म होते हैं, जो लेटिस है उसको कोई भी लेटिस, जो भी लेटिस है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, चार्ज बाई साइज। यहाँ पे अगर आप केटाइन लिखना चाहें तो केटाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मीन्स जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज होने का मतलब हो गया क्या कि अगर केटाइन का चार्ज ज़्यादा होगा, Na+ हो गया, Na+2 हो जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपका साइज छोटा हो रहा है। तो साइज छोटा हो रहा है, तो साइज छोटा होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर को क्या करेगा, रेजिस्ट करने की ज़्यादा कैपेसिटी होगी। तो सीधा सिंपल सी बात है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा आपका, डिक्रीजेस होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज हम बोल सकते हैं। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है, चलो तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी LiCl NaCl एंड KCl। अब बताइए किसका ज़्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी, Li+ का, उसके बाद Na+ का, उसके बाद K+ का, Na+। ठीक है, उसी तरह से आपका इस वाले में होगा, इसका भी ये डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है आपका लिथियम। अब देखो यहाँ पे सेम है कि आपका लिथियम Li सबका सेम है। अब देखो नाइट्रोजन पे कितना आपका -3, ऑक्सीजन पे -2 और क्लोरीन पे -1। तो यहाँ पे क्या आपका चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो Li3n का आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Li2O और LiCl का। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो आपका क्या मोनोएटम की बात हो रही थी, अब हम बात करते हैं क्या पॉलीएटम की। तो पॉलीएटमिक एनायन, तो पॉलीएटमिक एनायन में क्या होता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन के। तो जिसमें ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ Li लिथियम बाई कार्बोनेट, उसके बाद क्या आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, उसके बाद पोटेशियम बाई CO3 KCO3। ठीक है, तो अब बताइए कि किसका ज़्यादा होगा पोलराइजेशन। बताइए लिथियम का ज़्यादा होगा पोलराइजेशन या फिर आपका लिथियम का होगा कि सोडियम का होगा या पोटेशियम का होगा। ठीक है, किसका ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, पोटेशियम, लिथियम का ज़्यादा होगा पोलराइजेशन, क्योंकि ये इसका साइज क्या है, केटाइन का साइज छोटा है, बाकी तो सेम है। तो जो पॉली एटॉमिक है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन के, तो Li का सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो इसका कम हो जाएगा क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट ये हाँ नेक्स्ट क्या है आपका BeOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, सेकंड नंबर नहीं है, थर्ड नंबर है ना, सेकंड नंबर ही मान लो इसको। तो बेरिलियम का आपका सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होंगे इसका क्या होगा आपका थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलीएटम की बात हो रही है, मोनोएटम का तो यहाँ पे ठीक है ना। और ये पॉलीएटम यहाँ बेरिलियम Be यह भी आपका क्या होगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कलर ऑफ कंपाउंड। अब देखो कलर ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि कलर जो होते हैं, आप देखो यहाँ पे कलर में हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। कलर में जैसे मान लो A+ है यहाँ पे और B- है। ठीक है, इसको पोलराइजेशन से हम समझते हैं थोड़ा सा। तो A+ एंड B जब पोलराइजेशन होगा तब B जो माइनस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड A की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, B का जब पोलराइजेशन होगा तो B का जो यहाँ पे नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, A की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। अगर A की तरफ अगर पोलराइजेशन नहीं होगा तो B का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर पोलराइजेशन होंगे तो B का इलेक्ट्रॉन A की तरफ शिफ्ट होगा, अगर पोलराइजेशन नहीं होगा तो B का इलेक्ट्रॉन क्लाउड A की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। जब B का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास नहीं रहेगा तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका B का इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से B का इलेक्ट्रॉन A की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले वाले केस में जब शिफ्ट नहीं हुआ था तब चार्ज ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत ही कम थे। जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो गया था तब यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, है ना, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट जब पोलराइज हुआ, जब पोलराइज हुआ तो डिस्टेंस क्या हो गया, ये जो प्लस है और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पोलराइज होंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएंगे। तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा या चार्ज डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से कैटायन के बीच का जो चार्ज की ट्रांसफ़र की जो पॉसिबिलिटी है, कैटायन एंड एनायन के बीच में जो चार्ज का जो ट्रांसफ़र की जो पॉसिबिलिटीज़ है
वो पॉसिबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा ट्रांसफर होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड का कलर भी क्या होगा, इंटेंस होगा। जब कंपाउंड का जब कलर क्या होगा, इंटेंस हो जाते हैं, मीन्स कहने का मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि चार्ज का जो ट्रांसफर ज़्यादा होगा, जब चार्ज का ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी मीन्स जो आपका कलर का जो इंटेंसिटी है, जो डार्कनेस है, जो डीपनेस होते हैं, वो डीप जो होगा वो ज़्यादा होगा। मीन्स कहने के बाद जितना ज़्यादा पोलराइज होंगे उस पर कलर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक एक करके पॉइंट के हम बारे में देखते हैं कि इन सम आयनिक कंपाउंड्स द कलर एंड द इंटेंस, ये चीज़ समझ में आ गया ना आपको कि पोलराइजेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, अब ये सारे कंपाउंड में ऐसा हो ये अब ऐसा नहीं है, कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड ऐसे सेलेक्टेड आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो जिसपे हम पोलराइजेशन के बेसिस पे हम इसके कलर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सम आयनिक कंपाउंड्स द कलर एंड इट्स इंटेंसिटी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन विल शिफ्ट टुवर्ड कैटायन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन के क्लाउड क्या होगा, डिक्रीजेस, सो मोर चार्ज ट्रांसफर अगर एंड कंपाउंड बिकम कलर्ड एंड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। सीधा सिंपल, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। ठीक है, अब चलो यहाँ पे AgF है ना, तो AgF देखो यहाँ पे लेस कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक, तो लेस कोवलेंट कैरेक्टर, तो यहाँ पे ये क्या होगा, कलरलेस हो जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे आपका पोलराइजेशन क्या होता है, आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्योंकि कैटायन का तो साइज क्या है सेम, लेकिन आपका एनायन का साइज इंक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या होगा, पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा। तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पे कलरलेस था देखो। उसके बाद क्या होगा, और भी ज़्यादा पोलराइज हुआ तो वाइट हो गया, वाइट होने फिर उसके बाद और पोलराइज हो गया तो पेल येलो हो गया। पेल येलो मीन्स आपका एक तरह से बोलते हैं पार्शियल येलो की बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी ज़्यादा पोलराइज हो गया तो ये क्या हो गया, आपका येलो कलर के हो गया। तो इट डज नॉट मीन दैट ऑल आयोडीन विल बी कलर्ड, है ना। तो एक चीज़ ये यहाँ ये वाले पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसे ये ज़रूरी नहीं है कि आयोडीन का जो कलर है आपको वो कलर ही होंगे। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कलरलेस भी होते हैं। सोडियम आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड है, कॉपर आयोडाइड, ये आपका क्या कलरलेस होते हैं। यहाँ एक्सेप्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्ट में आपके ले सकते हैं सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड आपका जो कॉपर आयोडाइड का जो होता है कलर क्या होता है, वो कलरलेस भी होते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इसको। ठीक है, और इससे जो कलर है वो इससे पहले वाले जो ये थे आपको वो कलर वाले वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या बताते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का सबसे पहला देखते हैं क्या है आपका कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स कहने का मतलब ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये हो गया कि जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर में आपका डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट कि व्हेन पोलराइजेशन इज डोमिनेट, मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें दो तीन फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से, एक तो एक पोलराइजेशन हो गया, दूसरा कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाते हैं, तीसरा कहीं ना कहीं आपका लेटिस एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी हो जाता है। सॉल्युबिलिटी है तो कहीं ना कहीं हाइड्रेशन एनर्जी होगा, वाटर वगैरह तो आएंगे ही, है ना, लेटिस एनर्जी तो आएगा। तो पहला फैक्टर हम बात करते हैं पोलराइजेशन के टर्म में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन में सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि व्हेन जो आपका सॉल्वेंट है, एक तो हो सकता है पोलर हो सकता है, दूसरा सॉल्वेंट क्या हो सकता है, नॉन पोलर हो सकते हैं। तो पोलर के बारे में तो आपको पता है कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो वो क्या होंगे, पोलर कंपाउंड। तो ये H2O हो गया या HF हो गया, HF, तो इसका जो होगा पोलर, ये जो आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है, नॉन पोलर पोलर कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, ये सारे आपके क्या है नॉन पोलर कंपाउंड। तो अब देखो यहाँ पे इस वाले केस में अगर आपको देखना है कि कोई कंपाउंड मान लो यहाँ पे नीचे दिया कंपेयर सॉल्युबिलिटी, तो आपको बताना है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो सर आपने पूछा कि पोलर कंपाउंड में पूछा है या नॉन पोलर कंपाउंड में। अगर आपने वो बोले कि पोलर कंपाउंड है तो पोलर कंपाउंड है, तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होंगे या जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज होगा, किसके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, तो पोलर कंपाउंड में जो होगा आपका सॉल्युबल सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज होगा, है ना, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कंपेयर सॉल्युबिलिटी AgAF, AgCl, Ag और Agi, तो Ag आपका सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूँगा तो पोलराइजेशन का डायरेक्शन इस तरह से होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, इस तरह से होगा। तो पोलराइजेशन Agi का सबसे ज़्यादा होगा लेकिन सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। समझ में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट है
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, पोलराइजेशन। सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। तो जितना ज़्यादा पोलराइज होंगे पोलर सॉल्वेंट उतना ही सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है। इस तरह से ये वाले में भी आपका PbI2 Pb का तो आपके यहाँ पे सेम है, आई का क्या होगा, साइज ज़्यादा होगा तो साइज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज होगा। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन नॉन पोलर सॉल्वेंट इज गिवन। अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया हुआ हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होंगे आपका, जब आपका म्यू डायपोल मोमेंट आपका नेट क्या होगा आपका जीरो हो जाए। मीन्स जैसे यहाँ पे CCl4 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये एक दूसरे को सब क्या करेंगे आपका कैंसिल आउट कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर में क्या होता है आपका कि सॉल्युबिलिटी आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हो जाते हैं पोलराइजेशंस के, ठीक है। तो ये क्या होता है पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप बताओ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड में किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, जो क्या होगा जिसका साइज बड़ा होगा, किसका एनाइन का साइज बड़ा होगा। तो सोडियम तो सेम है, तो सोडियम सेम है तो सोडियम से कंपेयर कर नहीं सकते, किसका किससे कंपेयर कर सकते, क्लोरीन एंड आयोडीन। तो आयोडीन का ज़्यादा साइज है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा, मीन्स पोलराइजेशन ज़्यादा होंगे। इसी तरह से यहाँ पे KCl एंड KI में आपका सॉल्युबिलिटी KI का ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि केस 2 में व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी इज डोमिनेंट, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा क्या कि सबसे पहले हम बात करते हैं लेटिस एनर्जी क्या होता है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी कहीं ना कहीं वाटर से रिलेट है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने पे जो वाटर में डिसॉल्व करने पे जो आपका एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब रही बात लेटिस एनर्जी, तो लेटिस क्या आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल को जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो हम तो बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ से हम बात करेंगे कि जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मीन्स कहने का मतलब जो कंपाउंड आपका वाटर में जितना जल्दी ब्रेक हो जाएगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जो जितना जल्दी ब्रेक होगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। मीन्स कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर जो जितना जल्दी ब्रेक होने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसका वो उतना जल्दी सॉल्युबल होगा, उतना जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि मैं आपको अपनी तरह से ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा आपका कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी एंड दूसरा क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेटिस एनर्जी। अब मुझे बताने हैं कि जो कंपाउंड है वो हाइड्रेशन एनर्जी किस में ज़्यादा होगा, लेटिस एनर्जी किस में ज़्यादा होगा। हम उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और बात करना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपके पास दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बताओ, KQ1Q2/r², ये तो फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहीं पे हम बात करेंगे एनर्जी, है ना, एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा KQ1Q2/r, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका KQ1Q2/r हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे KQ1Q2 जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव R क्या होगा आपका RC, एनायन है तो क्या होगा RA। तो जो रेडियस होगा तो रेडियस होगा KQ1Q2/RA+RC। तो ये हम निकाल रहे हैं कि लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द RA+RC क्या होता है, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी क्या होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द RA+RC। उसी तरह से आपका हाइड्रेशन एनर्जी भी होता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/RC + 1/RA होता है। ये वाले पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको बता दें कि ये कहाँ से आया लेटेस्ट एनर्जी वाला पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, अभी आपको दिमाग में रखें। अब तो केस 1 में व्हेन एनायन इज लार्ज इन साइज, अगर एनायन का साइज क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एनायन का साइज ज़्यादा होगा तो RA ग्रेटर ग्रेटर RC हो जाएगा, मीन्स RC कहीं ना कहीं आपका क्या होगा निगलेक्ट हो जाएंगे। तो R से नेगलेक्ट हो जाएंगे तो अगर मैं लेटिस एनर्जी की बात करूंगा तो क्या होएगा RA 1/RA+RC, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RA, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी में क्या हो गया कि RA हो गया। अब साइज लार्ज है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसी में हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो RA तो बहुत बड़ा है, तो RA बहुत बड़ा है तो यहाँ पे देखो RA ये वाला टर्म 1/RA बहुत ही बड़ा है, RA बहुत बड़ा है ना, तो RA बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो 1/RA क्या हो जाएगा बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो 1/RA बहुत ही छोटा हो जाएगा तो RC क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये देखो यहाँ पे कि लेटिस एनर्जी 1/RA और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा 1/RC।
अब यहाँ पे एनायन की बात हो रही है, तो एनायन का कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें क्या होगा, फिक्स होगा। एनायन की बात हो रही है, तो एनायन कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, साइज बड़ा है, तो इसका मतलब एनायन क्या होगा, फिक्स है। तो हमें जो बात करनी पड़ेगी वो किससे बात करनी पड़ेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आरसी। आरसी क्या है आपका, कैटायन का साइज है ना, साइज ऑफ कैटायन। तो मीन्स कहने का मतलब जिस तरह से जैसे जैसे आपका कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होंगे। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो आपका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, आपका डिक्रीजेज होंगे। तो यहाँ डोमिनेट फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेज, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होंगे तो सॉल्युबिलिटी भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो, तो क्यों, क्योंकि आपका क्या, हमने क्या बताया था आपको कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी भी आपका क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। और दूसरा चीज़ आपको याद रखें, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीजेस ऑन डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप यहाँ पे कैसे होगा कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, जब साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ चीज़ें, जब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो ये चीज़ तो इजी था, ये चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो चीज़ें आपको ये याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर क्या, ये कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया। अब ये किसके लिए याद रखना है, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। किसके लिए, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। तो अल्कली मेटल के लिए क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये ऑब्जर्वेशंस किए हुए हैं, है ना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाने। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि अल्कली मेटल कौन कौन से, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना, हलीना कर्रफ से फरियाद। तो ये वाले जो होंगे आपके, इनके कार्बोनेट हो गए, इनके बाइकार्बोनेट हो गए, इनके सल्फेट हो गए, इनके सल्फाइड हो गए। जो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल के केस में नहीं होते हैं। ध्यान रखो यहाँ पे, अगर आपको यह याद नहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाले टर्म आपको याद रखने ही हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मीन्स कहने का मतलब, अगर मैं कार्बोनेट की बात करता हूँ या सल्फेट की बात करूँगा, तो जब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये आपका सेम यहाँ से आ जाएगा। तो सीधा सिंपल, अगर ये याद नहीं रखने हैं तो सीधा सिंपल से आपको यहाँ से याद रखना है कि अल्कली मेटल में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस होगा, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस होगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने ही है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका तो बचा हुआ था, ठीक है। व्हेन एनायन इज स्मॉलर इन साइज। तो व्हेन एनायन इज स्मॉलर इन साइज है, तब क्या होंगे उस वाले केस में, तो तब तो आप वही है कि स्मॉलर इन साइज, इसका मतलब हो गया कि आर सी व्हेन एनायन इज स्मॉलर इन साइज। तो एनायन आपका बहुत ही क्या है, छोटा है। तो जब छोटा है तो आर ए क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसको निगलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर सी हो जाएगा। उसी तरह से आपका 1/RC बहुत ही एनायन बहुत ही छोटा है, एनायन, ठीक है। तो एनायन यहाँ पे बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही छोटा हो तो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा 1/RA। आर ए बहुत ही छोटा है तो 1/RA क्या हो, बहुत ही बड़ा होगा। तो 1/RA आर सी के कंपेरिजन में तो बहुत ही बड़ा होगा, नहीं समझ में आएगा। मान लो आर ए इज वेरी लेस देन आर सी, ठीक है। इसका मैं अगर इन्वर्स करूँगा तो आर ए वेरी 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 ग्रेटर देन 1/RC हो जाएगा। तो आर सी जो होगा आर ए के टर्म में 1/RC आर ए के कंपेयर में आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो डोमिनेट फैक्टर इज लेटेस्ट एनर्जी एंड लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये वाले टर्म याद रखना है कि जब आपका साइज एनायन का साइज क्या होगा, छोटा होगा तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। देखो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है। क्या, एक तो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, दूसरा एनायन का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगर एनायन का साइज बड़ा है तो उस वाले केस में क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर करता है। अगर एनायन का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी नहीं, वहाँ पे लेटिस एनर्जी का फैक्टर करता है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा, क्योंकि 1/RC मीन्स कैटायन के साइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड लेकिन ये एस ब्लॉक में मीन्स अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल में अलग हो जाते हैं। अल्कली मेटल में क्या हो जाता है आपका, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इंक्रीजेज हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। एंड इसी तरह से हम बात करेंगे किस वाले में,
कि इस वाले में बात करेंगे, ये वाले जब आपका स्मॉलर इन साइज हो जाएगा, तो स्मॉलर इन साइज हो जाएगा तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी के टर्म में बात करेंगे, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज होगा। अब देखो कंपेयर सॉल्युबिलिटी, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी आपका डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाइड्रोक्साइड में जो होंगे इंक्रीज होंगे। हाइड्रोक्साइड मीन्स आपका कहीं ना कहीं हाइड्रोक्साइड OH वाले ग्रुप आ जाएंगे, OH वाले ग्रुप का है आपका बेसिक नेचर को है, तो वो बेसिक नेचर पे आप डिफाइन करिए कि जो ज़्यादा बेसिक नेचर का या जो ज़्यादा OH जल्दी जो OH माइनस दे देगा वो आपका ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएंगे। चलो अब हम नेक्स्ट एक और लास्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, लास्ट केस आपका, लास्ट केस है व्हेन डिफरेंट सॉल्वेंट इज गिवन, मीन्स डिफरेंट सॉल्वेंट अगर दिए हुए हो, मान लो कि डिफरेंट सॉल्वेंट कौन कौन सा, अगर मान लो सर H2SO4 दिए हुए हैं और हाइड्रोजन सॉरी क्या दिया हुआ है आपका, वाटर दिए हुए, दो चीज़, अगर क्या दिया हुआ, एसिड दिया हुआ है और यहाँ पे वाटर दिया है, तो किसमें जल्दी ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो वो डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे। सर अब क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, देखो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेसिकली हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, डाई इलेक्ट्रिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो कि किसी सॉल्वेंट की वह एबिलिटी है जिससे दो आयंस के बीच में फोर्स को कम कर देता है। कम करने का मतलब ये है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, एक कंपाउंड, यहाँ पे ए नेगेटिव चार्ज मान लो, या पॉजिटिव चार्ज मान लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान लो। ठीक है, तो जब इसमें अगर वाटर हम देंगे, है ना, वाटर डिजोल्व करेंगे, वाटर में अगर हम ये कंपाउंड डिजोल्व करेंगे, तब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन वाले हैं नेगेटिव, डेल नेगेटिव H+, ये H+ हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जो ए पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या होगा, डेल नेगेटिव वाले टर्म, नेगेटिव वाले टर्म ये इस पर अट्रैक्ट करेगा, इस पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव वाले टर्म, तो पॉजिटिव कौन सा आपका, हाइड्रोजन, H+, ठीक है, ये O-। इसी तरह से आपका यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, ठीक है, ये H+ आ जाएगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा और यहाँ पे O- आ जाएगा। अब देखो इस वाले टर्म में जब देखेंगे तो ये क्या होगा, B- है और H+ है, ये दोनों क्या अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे A+ और ऑक्सीजन माइनस का अट्रैक्शन होगा। अब देखो जब इन दोनों का जब अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा, मीन्स कमज़ोर होने लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। मीन्स कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट की वह एबिलिटी है जिससे दो आयंस के बीच के फोर्स को क्या कम कर देता है, ये दोनों के बीच का जो आयंस का जो फोर्स है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। मीन्स कहने का मतलब अब एक चीज़ समझ में आ गई कि सर अगर डाई इलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा तो जल्दी सॉल्युबल होगा, मीन्स जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा कि डाई इलेक्ट्रिक वो फोर्स है जितना ज़्यादा कम करेगा उसका डाई इलेक्ट्रिक उतना ही ज़्यादा, मीन्स फोर्स जितना ज़्यादा कम करेगा, इसके फोर्स जितना ज़्यादा कम करेगा फोर्स को, मीन्स इसके बॉन्ड को जितना जल्दी तोड़ेगा, इसका मतलब वो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स डाइलेक्ट्रिक एक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ आसानी से ब्रेक हो सकते हैं अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो जल्दी फोर्स ऑफ जो जल्दी फोर्स बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो जल्दी से सॉल्युबल भी हो जाएंगे। तो अब हमें एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं, किसका डाई इलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा। दैट्स इट, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि HF का सबसे ज़्यादा होता है 120 के आसपास, H2SO4 का 102, H2O2 का 98, वाटर का कितना है 89 और 79, ये वाले टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। ठीक है, तो NaCl इज लेस सॉल्युबल इन, तो किस में NaCl लेस सॉल्युबल होगा, अगर ज़्यादा सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल बोलता है तो क्या हो जाता है आपका आंसर HF हो जाता है। लेकिन लेस सॉल्युबल पूछा है NaCl, तो लेस सॉल्युबल पूछा है तो आपको क्या बात है कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कम होंगे तो D2O का कम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास, ये थे आपके क्या आज फजांस रूल, हमने फजांस रूल ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा नया चैप्टर होगा। नया चैप्टर कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो 12th का कोऑर्डिनेशन 12th में है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज नीट एंड जेई के टर्म में बात करेंगे, और अदर चैप्टर के बेसिस पे भी है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात किया, बहुत सारे जैसे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में,
तो एंड उसके बाद कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जिस तरह से कहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, हाइब्रिडाइजेशंस, और उस मॉलिक्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या ज्योमेट्री होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल के बारे में हमने सारी चीज़ें हमने देख लिया, और सब चीज़ है ना। तो हमने अच्छे से कवर किए हैं, कहीं भी कोई चीज़ छूटा नहीं है, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ा है वो सारे, है ना, इससे कहीं भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएंगे, इतनी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आपने अच्छे से कंप्लीट किया, और जो मैं शीट दिया हूँ उसको शीट में करना है, उसको वो शीट को करना है ना, एलन की शीट जो भी है। एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करनी है ना। आपको कहीं भी कोई डाउट आती है तो फिर प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, है ना। आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, एनी टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू।